मैं हूं अमीश देवगन और रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने दावा किया है कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर दबाव बनाया गया और कहा गया कि जो लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनका अकाउंट बंद किया जाए। उनके इस बयान को सरकार ने सरासर झूठ बताया, लेकिन विपक्षी दल सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि विदेशी दुष्प्रचार को एजेंडा बनाकर विपक्ष सरकार पर क्यों टूट पड़ती है। आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पे जोरदार टक्कर। विदेशी प्रोपेगेंडा विपक्ष का एजेंडा, सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन पे आज इसी विषय पर होगी संपूर्ण बातचीत। India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government. We will shut down your offices. ये जनाब ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी हैं, जो महीनों तक चुप रहे और अब भारत की बदनामी का एजेंडा चलाते हुए कह रहे हैं कि 2020-21 में सरकार ने उन ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने को कहा था जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन विपक्ष इसके दावे पर बहुत खुश है। This proves that we have dictatorship in garb of democracy in the country. विदेशी ताकतें हो या उनके यहाँ पर बैठे कुछ एजेंट्स हों या साथी हों, ये जितना भी प्रयास कर लें इस देश को अस्थिर नहीं कर पाएंगे। Of Twitter's conduct and so far without any consequences, it is a total outright lie. राहुल गांधी कई ऐसे तत्वों से अमेरिका में मिलते हैं जिसकी मीटिंग का खुलासा आज तक नहीं होता। उसके तुरंत बाद जैक डॉर्सी इस प्रकार का बयान देते हैं। तो क्या जैक डॉर्सी राहुल गांधी और कांग्रेस की टूलकिट का हिस्सा है? चंद दिन पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र देखना है तो दिल्ली जाइए। Is this administration at all concerned about the health of democracy in India? India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. पर इस बयान पर विपक्ष में सन्नाटा था, लेकिन जैसे बीबीसी से लेकर ट्विटर तक दुष्प्रचार शुरू करते हैं, विपक्ष खुश हो जाता है। हाल ही में मोहब्बत की दुकान के नाम पर राहुल गांधी भी अमेरिका में भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाकर लौटे हैं। कि ये जो तुम दुकान खोल करके बैठे हो, ये नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोला है। इस बीच आज पीएम मोदी ने भी विपक्ष को आईना दिखाया है। ये भाई भतीजावाद वाली पार्टियां देश के सामान्य मानवी से आगे बढ़ने के अवसर छीन लेती है, जबकि हम देश के सामान्य मानवी के लिए नित नए अवसर बना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या विदेशी एजेंडा आगे बढ़ाकर विपक्ष कोई बड़ा प्रयोग कर रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण देखने का। विदेशी दुष्प्रचार पर विपक्ष के मोहब्बत का विश्लेषण। विदेशी प्रोपेगेंडा क्या था? न्यूयॉर्क टाइम्स 28 जनवरी 2022 को लिखता है कि पैकेजेस से नेताओं और पत्रकारों की जासूसी हो रही है। विपक्ष लामबंद हुआ और राहुल बोले मेरी भी जासूसी हो रही है, मेरा फोन भी टैप हो रहा है। जब फोन मांगा गया तो नहीं दिया। विदेशी प्रोपेगेंडा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 17 जनवरी 2023 को आती है। गुजरात दंगे पर जहरीली डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। पूरा विपक्ष डॉक्यूमेंट्री के पक्ष में खड़ा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट राहत दे चुका है देश के प्रधानमंत्री को। विदेशी प्रोपेगेंडा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है 24 जनवरी 2023 को। अदानी समूह पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर विपक्ष ने बजट सत्र को स्वाहा करवा दिया था। अब जैक डॉर्सी जो कि ये है, कई लोग पूछ रहे हैं ये ई जैकवा कौन है भाई, बता दो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इन जनाब का परिचय तो बहुत लंबा है, आने वाले आपको कार्यक्रम में मैं दूंगा। लेकिन कुछ ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। एजेंडा चलाने के लिए मशहूर जैक डॉर्सी के साथ विपक्ष खड़ा हो गया है, जबकि वो भारत पर भरोसा नहीं कर रहा, जैक डॉर्सी पर भरोसा कर रहा है। आपका भरोसा किस पे है, भारत पे या जैक डॉर्सी पर? और अब बड़ा सवाल, क्या विदेशी दुष्प्रचार विपक्ष के एजेंडे को सूट करता है?
मेरे साथ इस पे बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन मैं पहले राउंड के लिए बुलाता हूं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही बुलाता हूं सत्य प्रकाश मिश्रा से, जो कि नीतीश विचार मंच के हैं यानी जेडीयू के हैं। आप दोनों से निवेदन, आप उधर चले जाइए। और मेरा सवाल सीधा सत्य प्रकाश पहले आपसे है, ऐसा क्या विदेशी एजेंडा है जो आपको सूट लगातार कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपको भारत पे यकीन नहीं है और विदेशियों पे यकीन है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कोई विदेशी एजेंडा है। देखिए, ये देश और ये दुनिया पूरी ग्लोबल है। कहीं से कोई आलोचना का कोई स्वर उठेगा तो आप उसको पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और तब कोई स्वर उठता रहा था विदेशों से, तो उस समय तो बहुत पीठ थपथपाते थे। तो बात इस तरह से होनी चाहिए कि जो जैक डॉर्सी ने कहा है वो उसकी जांच करा लीजिए, आपकी क्या ये सही है या गलत है। और स्क्रीन पे एक बार डालिए, एक सेकेंड, जी 10 सेकेंड, कि जब इस देश के प्रधानमंत्री फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को अपनी घर की कहानी सुना रहे थे, तो वो कौन सा एजेंडा फिक्स कर रहे थे वहां अमेरिका में बैठ करके, वो आपको बहुत सुहाता है। तो स्पष्ट बात है कि सोशल मीडिया या मीडिया को गैग ऑर्डर अगर सरकार जारी करे और उसका पूर्व सीईओ कुछ अगर बता रहा है उस समय के बारे में, तो उसकी जांच होनी चाहिए। आपको जैक डॉर्सी पे ज्यादा भरोसा है? नहीं, मैं जांच की बात कर रहा हूं। भरोसा है ना, मतलब बात तो उसी की भरोसा है, जांच की बात कर रहा हूं। आप एक विदेशी जिसको कंपनी से उसकी बाहर निकाल दिया गया, आपको उस पर भरोसा है? भरोसे का नहीं है सवाल। उसने अमेरिका में क्या कुछ किया है आपको मैं बताऊं? सरकार पर जी आगे आगे नहीं, सवाल इस बात का है कि उसके बयान से और सरकार की हरकतों से लगता है कि सरकार से भरोसा लोगों का कम होगा। अच्छा, सरकार से, ठीक है। शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं सरकार पे भरोसा कम हो गया है। और जो बड़ा सवाल है, क्या विदेशी दुष्प्रचार विपक्ष के एजेंडे को सूट कर रहा है? वो कह रहे हैं क्यों नहीं सूट करेगा, जब सूट करेगा तो वो आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए, कांग्रेस को तो हमेशा विदेशी ही भाता है, ये तो आप पार्टी के भीतर भी देख सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक सभी पर पाकिस्तान के सुर में सुर नहीं मिला है? क्या ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट को पैमाना बनाकर चाइना में गलवान के हमारे बलवान पर सवाल नहीं उठाया है? क्या कांग्रेस पार्टी ने जेरेमी कॉर्बिन जैसे व्यक्ति से मुलाकात करके उसके एंटी इंडिया स्टैंड को इंडोर्स नहीं किया है? और मैं आपके दर्शकों के लिए आज एक तस्वीर लेकर आया हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। दरअसल आज चर्चा हो रही है जैक की। ये आपने देखा है बचपन में, ये बचपन का खिलौना है। ये इसको जरा जूम कीजिए, इसको कहते हैं जैक इन द बॉक्स। ये जैक इन द बॉक्स जो खिलौना होता है ना, जैक इन द बॉक्स, ये खिलौना पता है कैसे चलता है? ये खिलौना क्या दिखा रहे हैं भैया? ये जैक इन द बॉक्स होता है। कोई बच्चा तो है नहीं? नहीं, ये जैक इन द बॉक्स खिलौना क्या होता है, देखिए जोर से इसको थोड़ा सा जूम कीजिए कैमरा पर्सन, थोड़ी सी जूमिंग करेंगे तब दिखेगा। इसमें चाबी भरते हैं तो ये जैक जो है वो अंदर रहता है, और जैसे ही चाबी भरते हैं, हाथों से चाबी भरी जाती है, और जैसे ही हाथों से चाबी भरने के बाद एक सही समय आता है कि ये जैक उछलता है। ये जैक 2 साल बाद उछलता है और जो आपने चाबी भरी है वो बोलता है। तो चाबी कौन भर रहा है आपकी नजर में? अरे मेरे भाई, ये सत्य प्रकाश जी भर रहे हैं चाबी। तो देखो सुनो, मैंने जैक इन द बॉक्स खिलौने की बात की जी, और जैक के बातों पर जोकर कौन बनता है अब ये जनता तय करिए। मैं एक ही दो बात कहना चाहता हूं, एक लास्ट बात, क्योंकि ये पोस्टर आपने देखा था, ये जैक ने एंटी हिंदू पोस्टर लेकर खड़ा था, स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की नाम का पोस्टर। ये वही जैक है जिसकी खुद की सरकार ने कहा है कि ये यूएस चुनाव में इंटरफेयर करता है। ये वही जैक है जिस पर फाइन लगा है अलग अलग लॉ के वायलेशन करने के लिए। वो सारी जानकारी है। अब चाबी कौन भर रहा है, चाबी कौन भर रहा है और जोकर कौन बन रहा है? जवाब दीजिए सत्य प्रकाश। कैम्ब्रिज एनालिटिका का जब मसला आया था कि डेटा चोरी करके कैसे सरकार चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय ये बगले झांक रहे थे। उस समय कोई इनको जैक नहीं दिख रहा था। ये आंदोलन को दबाने की कोशिश में, अगर आप किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश में एक बात आई है तो जांच करा लीजिए ना। रहा बात जैक सही टाइम पे हैक करना चाहते हैं, जैक सही टाइम पे बाहर आया है तो तिलमिलाहट तो होगी इनको। सत्य बाबू आप 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश जी को निकल दिए, वहां से मंत्री छोड़ के जा रहे हैं। अब अपना घर तो संभालिए, अब अपना घर तो संभालिए। आप जैक को हैक करने का प्लान बना रहे हैं। 10 सेकंड चले गए हैं, कोई बात नहीं है, चुनौती का वक्त है। 23 जून की मीटिंग बहुत मजबूत वाली होगी। एक सेकंड में एक पॉइंट में और जोड़ना चाहता हूं कि जब ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई विदेशी एजेंडा था, जब ये विपक्ष में थे, तो उस समय बहुत ताली बजाते थे, विदेशियों से बहुत मदद की है इन लोगों ने। उस समय ये लोग चुप रहते।
अब कोई जांच नहीं कराना चाहते, कैम्ब्रिज एनालिटिका पे जांच क्यों नहीं कराई आप लोगों ने? बहुत अच्छी बात है, अभी इन्होंने दूसरी बार कैम्ब्रिज एनालिटिका का। अमीश जी, मैं आपके साथ उस समय बीजेपी में नहीं था, मैं एनालिस्ट के रूप में आपके साथ उस डिबेट में शामिल हुआ था। कैम्ब्रिज एनालिटिका के विसल ब्लोअर ने बोला था कांग्रेस उनकी क्लाइंट है, याद है? हमने वो स्टोरी की थी। एक सेकंड अमीश जी, एक सेकंड अमीश जी, मेरी बातों में हस्तक्षेप ना हो। अमीश जी मेरी बातों में, अमीश जी मैं बात रख रहा हूं अपनी, हस्तक्षेप ना हो। देखिए, ये मैंने अभी न्यूज रिपोर्ट भी खोल दी है। कांग्रेस वॉज कैम्ब्रिज एनालिटिका क्लाइंट, विसल ब्लोअर क्रिस्टोफर वाइली। ये कांग्रेस का पहले से चरित्र रहा है कि जब जनता से हारे तो फिर जैक डॉर्सी के सहारे। जैक डॉर्सी के सहारे मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे तो सुब्रास्ता जुड़ रही है, अबे दुबे जुड़ रहे हैं, अजीज खान जुड़ रहे हैं, और आप तीनों का अभिनंदन है। आप उस तरफ जाइए और मैं अब रुक करता हूं आपका। अबे दुबे जी, अबे दुबे, क्या आपको लगता है कि आप भी सिलेक्टिव हैं? आप जब आईएमएफ भारत की ग्रोथ रेट के आंकड़े को बढ़ाता है तो आप उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन एक जैक एंड जिल निकल के आता है अमेरिका से तो आप उसकी बात पे भरोसा करते हैं और वेंट अप टू द हिल हो जाते हैं। अमीश देवगन जी, ये पहला अवसर नहीं है कि मोदी सरकार ने भारत के प्रजातंत्र पर इतना घातक हमला किया हो। जी याद कीजिए, जो अभी जैक डॉर्सी ने आरोप लगाए हैं उसकी गंभीरता इस बात से समझ में आती है कि मोदी सरकार ने हर संभव कोशिश की कि भारत के अपने भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों को कुचलकर, रोंद कर उनकी न सिर्फ आजीविका को मार दिया जाए, बल्कि लखीमपुर खीरी में तो खुद किसानों को रोंद दिया, उनके राह में कील और कांटे बिछा दिए, उनको पाकिस्तानी और खलिस्तानी बता दिया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो प्रधानमंत्री जी से गुहार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, जिन धन्ना सेठों के लिए आप कृषि के क्रूर काले 3 कानून लाए हैं, बगैर सदन की सहमति के उनको वापस ले लीजिए प्रधानमंत्री जी। सिर्फ जैक डॉर्सी ने नहीं, एक पीटर जेटको थे जो पूर्व सिक्योरिटी चीफ थे, उन्होंने 84 पेजेस की रिपोर्ट अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन को सौंपी है। उस रिपोर्ट के 2 अध्याय हैं, एक पेनिट्रेशन बाय फॉरेन इंटेलिजेंस एंड थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी एंड अध्याय पढ़ेंगे क्या? लोकल स्टाफ। उसने इतना गंभीर आरोप लगाया है, उसने कहा है कि, सुन तो लीजिए ना, अब आप अगर मुझे बोलने नहीं देना चाहते तो मैं अरे आप आरोप लगाने लग जाते हैं। आप अगर अनुमति देंगे नहीं, आप बोल रहे हैं, गंभीर आरोप आप ही बोल रहे हैं, आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। उसने गंभीर आरोप लगाया है। उसने आरोप यह लगाया है कि मोदी सरकार ट्विटर में उसके सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करने के लिए अपने एजेंट्स परमानेंट रूप से वहां रखना चाहती थी और कुछ एजेंट्स रखे। ये 84 पेजेस की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है। क्या सिर्फ विदेशी भूमि से ये आरोप लगाते कि विदेशी भूमि से भारत पर हमला हो रहा है? अरे नहीं साहब, अगर दैनिक भास्कर समूह इस बात का खुलासा कर दे, शमशानों की लिस्ट लेकर कि कोरोना की विभीषिका में किस प्रकार तिल तिल कर, तड़प तड़प कर लोगों ने दम तोड़ा है, उस संस्थान पर छापा मार देते हो, द वायर पर छापा मार देते हो, आप न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक पर छापा मारते हो। ये तो भारत के अपने संस्थान है। एक पंकज जायसवाल अगर उत्तर प्रदेश में ये रिपोर्ट प्रकाशित कर दे कि बच्चों को नमक के साथ रोटी खिलाई जा रही है, तो गंभीर धारा में उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर देते हो। मध्य प्रदेश के सतना में पत्रकारों को नंगा करके उनकी वीडियो वायरल करते हो, थाने के अंदर बैठाकर। ये असली स्वरूप है। आप न सिर्फ भारतवर्ष के नागरिकों को, आप देखिए, अगर किसान आंदोलन करें तो खलिस्तानी पाकिस्तानी, अगर अग्निवीर को लेकर युवा आंदोलन कहे तो कहते हैं कि ये देशद्रोही हैं, अगर पहलवान सड़कों पर आ जाए तो उनको देशद्रोही बताते हैं। लेकिन मेरे सवाल का जवाब, एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने आपसे एक सेकंड, अब आपने लगभग 3 मिनट बोला, अब ओके, यू मेड योर पॉइंट। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप आईएमएफ के आंकड़े पे भरोसा नहीं करते, पॉइंट नंबर 1। आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे भरोसा करते हैं। ऐसा क्यों है? जब भारत के लिए अच्छा होता है तो उस पर आप भरोसा नहीं करते, जो भारत के लिए खराब होता है उस पर आप भरोसा करते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब दीजिए सरल शब्दों में। अमीश देवगन जी, अगर उस आईएमएफ की ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ अगर देश का एनएसएसओ कहेगा कि किसानों की आमदनी मोदी जी आपने 27 रुपए कर दिया और उसी समय आपने आईएमएफ के आंकड़े पे भरोसा करा था क्या? नंबर का धनपति सर, आपने आईएमएफ के आंकड़े पे भरोसा करा था क्या? और तो राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र समाप्त हो गया है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। व्हाइट हाउस का प्रवक्ता कहता है कि जिसको भारत का लोकतंत्र देखना है वहां पे एक सुनिश्चित लोकतंत्र है, जिसको जाके देखना है तो दिल्ली जाके देखे।
राहुल गांधी कहते हैं अमेरिका में जाके कि भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया है, और व्हाइट हाउस का प्रवक्ता क्या कहता है कि भारत में एक स्वतंत्र लोकतंत्र है, जिसको शक है वो दिल्ली जाके देख ले। अब आप बताइए, जीवंत लोकतंत्र है ये कहते, अब बताइए ना। अमेरिका का नहीं, ये जायज था? आप अमेरिका के प्रवक्ता का ये बयान जिस वक्त जारी, आप जिस वक्त अमेरिका के प्रवक्ता ये बयान जारी कर रहे थे, उस समय रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट अमेरिका ने जारी की और कहा कि भारत में स्थितियां बद से बदतर हो गई है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट अमेरिका ने जारी की। आप बात करते हैं, एक सेकंड, आप किस प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडेक्स की बात करते हैं? क्या भारत की प्रेस फ्रीडम अफगानिस्तान और पाकिस्तान से नीचे? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप लोग? अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हम नीचे हैं। हंगर हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका ऊपर था, क्या हाल हुआ श्रीलंका का? हैप्पीनेस इंडेक्स श्रीलंका में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आप ही लोगों ने खाया। हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत है, श्रीलंका तबाह हो गया। मतलब आप डेटा भी वो लेके आते हैं जो आपको सूट टेम्परेरी करता है, बाद में नुकसान ही कर देता है वो। आप प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, प्रेस फ्रीडम। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से खराब प्रेस फ्रीडम है क्या? यहां पर क्या बात कर रहे हैं आप? भारत की लोकतांत्रिक पार्टियां भी चुनाव जीते कर्नाटक के अंदर, बीजेपी को रौंदा है आप लोगों ने कर्नाटक के अंदर, और आप बोल रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है। अबे दुबे, ये सीरियस इंप्लीकेशन है इस बात के। कहता है कि हिंदुस्तान के 142 लोगों ने महामारी की विभीषिका में 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। भारत में जीवंत लोकतंत्र है, ये व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को आपको क्यों बताना पड़ता है? पत्रकार आपको दिखाई नहीं देता? आप पत्रकारों के बड़े मूर्धन्य, यही कहा है। एक सेकंड, आप मुझे बताइए, एक बात मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। विदेश की फिनाइल भी अगर आपको मिल जाए ना तो उसको अमृत नहीं माना जाता। विदेशी फिनाइल को अमृत नहीं माना जाता। प्रॉब्लम यह हो गई है कि विदेशी फिनाइल को भी अमृत मान रहे हैं। अरे बोल दिया जैक डॉर्सी ने तो पता नहीं क्या अमृत गान कर दिया उसने। पॉइंट नंबर टू सुनिए सर, सुनिए, अब आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा इसके अंदर। आप मुझे बताइए, क्या भारत में जीवंत लोकतंत्र नहीं है? बोलिए, जहां आप चुनाव जीत कर आए, हिमाचल आपने जीता, कर्नाटक लेटेस्ट आपने जीता, भारत में जीवंत लोकतंत्र नहीं है। आपको ये वॉशिंगटन डीसी के प्रवक्ता को क्यों बताना पड़ता है? इसका जवाब खोज के रखिएगा, क्यों बताना पड़ता है आपको? केवल 30 कहूंगा क्योंकि 2 बार अभय जी ने जिक्र किया खालिस्तानी पाकिस्तानी किसानों को। अभय जी मेरी बारी है। अमीश जी प्लीज। जी इन्होंने 2 बार जिक्र किया। मैं बयान लेकर आता हूं आपके शो पर। ये रवनीत बिट्टू, प्लीज देखिए अमीश जी। रवनीत बिट्टू, खालिस्तानियों के फ्लैग को ऊंचा करने के लिए करोड़ों दिए गए हैं वहां के लोगों को। दूसरा बयान ये रवनीत बिट्टू का, खालिस्तानी एलिमेंट्स हाईजैक कर रहे हैं फार्मर एजिटेशन को। सबसे पहले यदि खालिस्तानी शब्द इस्तेमाल किया गया इस पूरे किसान के आंदोलन में तो इट वाज बाय रवनीत बिट्टू, जो उनका सांसद है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अभय जी आप बात कर रहे हैं। आपके बगल में एक प्रदेश है छत्तीसगढ़, वहां पर एक व्यक्ति है कमल शुक्ला। कमल शुक्ला की गलती क्या थी पता है? उसने इलेक्ट्रिसिटी के विषय पर फेसबुक पर पोस्ट डाला तो सेडिशन डाल दिया। आपकी यूपीए की सरकार थी, किस प्रकार से एमवीए ने महाराष्ट्र में पत्रकार से लेकर कंगना रनौत के घर को तोड़ा, किस प्रकार से आपने 8000 लोगों पर सेडिशन केस डाला। प्रेस बिल, एंटी डेफेमेशन बिल, ये किसकी उपज है? इमरजेंसी में सेंसरशिप किसकी उपज है? मजरू सुल्तानपुरी से लेकर के किशोर कुमार तक के गाने बंद करवा दिए, ये आप लोगों ने किया है। और आज आप बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। और आखिरी बात मुझे बता दीजिए, जो ट्विटर के ऊपर कानून लागू किया गया, एड हॉक कमिटी हेडेड बाय जयराम रमेश, वो कहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरमीडियरी का सेफगार्ड नहीं मिलना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वो रिपोर्ट गलत थी? जेपीसी रिपोर्ट 2021 जिसमें मनीष तिवारी और जयराम रमेश थे, जिनकी रिकमेंडेशन थी कि स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी टेकन ऑन सोशल मीडिया। आप बताइए, जब आपकी ही रिपोर्ट पर कार्रवाई हो तो वो अब किस प्रकार से गुनहगार हो जाते हैं? और आप सजेस्ट करें तो चमत्कार हो जाता है। बताइए जवाब। अबे दुबे। अमीश देवगन जी, मोदी सरकार से प्रार्थना है कि जो भी प्रजातंत्र की स्वस्थ व्यवस्था का रास्ता दिखाए उसको रास्ते से हटाने की कोशिश मत कीजिए। आपका और देश का दोनों का नुकसान होगा। प्रधानमंत्री जी, आज ये देश नहीं जानता कि किस प्रकार किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। करनाल में आपके प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि मार कर सिर फोड़कर लाल कर देना अगर एक कदम किसान आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी, किसानों ने आगे बढ़कर आपकी सरकार बनाई थी लेकिन दिल नहीं पसीजता आपका।
आप बताइए ना, अगर इस देश के इतिहासकार, कलमकार, कलाकार कहें कि असहिष्णुता बढ़ रही है तो ये कहते हैं अवार्ड वापसी गैंग है ये। अगर इस देश के न्यायाधीश सड़कों पर आए, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, और देश के नागरिकों से कहा कि लोकतंत्र को बचा लीजिए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र यह लिखता है कि ये जो रिटायर्ड जज हैं हाई सुप्रीम कोर्ट के, ये देशद्रोही हैं। इस श्रेणी से उनको आप संज्ञा देते हैं प्रधानमंत्री जी। आप काफी सही बातें बोल रहे हैं। अबे जी, आज मैं दिल से कहना चाहता हूं, आप काफी सही बातें कह रहे हैं। आपको प्रेस की बहुत चिंता है, आपको पत्रकारों की बहुत चिंतित है, आप भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत व्यथित है, आपको लग रहा है लोकतंत्र बिल्कुल मजबूत रहना चाहिए। एक बात बताइए, इंदिरा गांधी सही है या राहुल गांधी सही है? एक प्रश्न का जवाब दीजिए, सही कौन है ज्यादा, इंदिरा जी या राहुल जी? देश में प्रजातंत्री व्यवस्था रहे, यही सही है। नहीं, मैं आपसे, अरे मैंने आपसे तो सवाल पूछा, आप उसका जवाब दीजिए ना। आप इफ एंड बैठ कर रहे हैं, अगर जवाब नहीं है तो फिर बात आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। इंदिरा जी सही है या राहुल जी सही है? इंदिरा जी ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया। बिल्कुल, कौन डिनाई कर रहा है? अरे मैं तो सिर्फ सवाल, आप पूरी डेफिनेशन बता रहे हैं। व्यूअर्स आप सुन रहे हैं मेरे सवाल को, लोग जानते हैं। आप व्यूअर्स मेरे सवाल को सुन रहे हैं। एक सेकंड, राहुल गांधी जी ने सच की खातिर अपनी लोकसभा एक महान दूसरा सच्चा, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये कैसे काम चलेगा? एक महान दूसरा सच्चा, एक ने शहादत दी, दूसरा लोकतंत्र के लिए निरंतर होके अमेरिका में सवाल खड़ा कर रहा है। मैं तो कुछ सवाल ही नहीं कर रहा, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूं सही कौन आपके लिए ज्यादा? खैर, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मैं व्यूअर्स आपको बताता हूं किस्सा क्या है। मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी आज जब बीबीसी पर छापे पड़ रहे हैं, क्योंकि भारत की प्रणाली के हिसाब से अगर मैं भी काम नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी। अगर भारत में रहना है तो भारत के कानून का पालन आपको करना है। लेकिन इंदिरा गांधी ने बीबीसी को बैन कर दिया था, तब जनसंघ ने, जो कि प्रमुख विपक्षी दल था, उसने कांग्रेस का साथ दिया था। कहा सही कर रहे हो आप, हम आपके विरोध में हैं, लेकिन बीबीसी को आपने जो बैन करा है क्योंकि ये देश में दुष्ट प्रचार कर रहे थे हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो सही करा है आपने। अब बताइए अबे दुबे जी, कौन सही था कौन गलत था? इंदिरा गांधी ने तो पूरी बीबीसी को बैन कर दिया था। जिस दिन शहजाद पूनावाला को स्क्रीन पे दिखाइए, जिस दिन शहजाद पूनावाला और इनकी पूरी पार्टी बीबीसी को बैन कर देगी ना, आप लंदन में बीबीसी के दफ्तर के बाहर धरने में बैठ जाएंगे और आप बोलेंगे ये कैसे कर दिया। मैं तभी कहता हूं, विदेशी फिनाइल को अमृत मत समझे लोग, जो इस देश के कुछ लोग समझने लग गए हैं। विदेशी फिनाइल को जब हम अमृत समझते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। बताइए, इंदिरा जी ने सही किया था गलत किया था? अभिष जी, बताइए डॉर्सी ने ये बात, जैक डॉर्सी ने अब आप जैक डॉर्सी पे चले गए। तत्कालीन परिस्थितियों में सरकार क्या निर्णय लेती है ये सबके सामने होता है। सुन लीजिए ना, अब आप, मैं जवाब तो दे रहा हूं आपको। तत्कालीन परिस्थितियों में सरकार क्या निर्णय लेती है, उस समय अगर इंदिरा जी के निर्णय पर प्रतिपक्षी दलों को लगा कि इंदिरा जी का निर्णय सही है तो उन्होंने तब भी डॉक्यूमेंट्री थी, आज भी डॉक्यूमेंट्री है। ये काम आप सुनिए, नहीं, अमीश देवगन जी सुनिए आप मेरी बात। आज अगर दैनिक भास्कर, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज एक्ट, जितने आप देख लीजिए मीडिया के संस्थान है जो क्रिटिकल, यही तो जैक डॉर्सी ने कहा अपने इंटरव्यू में। उसने खुलासा नहीं किया, उससे प्रश्न किया कि आप कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस दबाव में रहते थे, तो उसने फिर उदाहरण प्रस्तुत किया कि हिंदुस्तान में जब किसानों का आंदोलन चल रहा था उस समय उस पर यह दबाव था कि उन क्रिटिकल जर्नलिज्म करने वाले जो सरकार के समालोचक थे उनके ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किया जाए। महाराष्ट्र में एक जर्नलिस्ट पर 100 एफआईआर कर दी, महाराष्ट्र में एक जर्नलिस्ट पर 100 एफआईआर कर दी और गिरफ्तार कर दिया, तब वो संविधान सम्मत था। जब आपने कंगना रनौत का घर तोड़ दिया वो भी संविधान के तहत था। अच्छा एक बात, चलिए आप आवाज उठाइए ना, हम आपको देशद्रोही नहीं बता रहे, जिसको ये रेड बताते हैं अमीश जी, आपके शो पर हम आपको देशद्रोही नहीं बता रहे हैं। आपके अभय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अभय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, आपका ये तरीका है डिबेट का, तो प्लीज, आपने कहा रेड हुई,
कांग्रेस ने एफआईआर की थी सो कॉल्ड टूल किट पर, उसके संबंध में नोटिस जारी करके दिल्ली पुलिस गई थी सर्च के लिए उनके दफ्तर पर, उसको रेड बना डालते हैं। बताइए कि क्या आपने एफआईआर करवाई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, या या ना? और यह बात जब कोर्ट में ले गए कि रेड हुई, तब कोर्ट ने भी इनकार किया और कहा कि ये तो आपने ही सर्च शुरू करवाई थी एफआईआर करके। जी जी, बताइए। सुब्राष्ट्रा, मेरा पॉइंट ये है, और मैं अजीज साहब के पास भी जाऊंगा। सुब्राष्ट्रा, विदेशी फेनाइल को कुछ लोग अमृतपान जो समझ रहे हैं, और भारत के लोकतंत्र पर जब माफ करिए, व्हाइट हाउस का प्रवक्ता कहता है कि अगर किसी को भारत में जीवंत लोकतंत्र है, अगर किसी को देखना है तो दिल्ली जाके देख ले। ये जो विदेशी फेनाइल को अमृतपान की श्रेणी में रखा जा रहा है, इस पर आपके विचार विमर्श क्या हैं? अमित जी, ये जो आज का जो टॉपिक है वो अगर ट्विटर के जो एक्स सीईओ थे जैक डॉर्सी को लेकर के है, तो मैं बहुत स्पष्टता से मानती हूं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर हमारे देश में काम करेगी तो उसको हमारे देश का जो नियम कानून है उसके तहत काम करना होगा। हमने संवैधानिक तरीके से एक सरकार चुनी है, और वो संविधान के दायरे में रहते हुए संसद में नियम बनाते हैं, पारित होता है लॉज, और एग्जीक्यूटिव की जिम्मेवारी है कि वो लॉज फॉलो हों। अब इसमें जैक डॉर्सी हैं कौन, वो कि उनको जैक डॉर्सी कौन है? हो रही है हमारे कानून को नहीं, कमाल की बात कर रही है सुब्राष्ट्रा जी। आप पूछ रही है जैक डॉर्सी कौन है? जैक डॉर्सी वो है जिन पर विपक्ष को लग रहा है कि उन पे सवारी करके 2024 में मोदी को हराया जा सकता है। जैक डॉर्सी वो है जो अगर फिनाइल भी बेच रहे हैं तो यहां लोग रूह अफ़ज़ा समझ रहे हैं। आप क्या बात कर रही हैं? आप पहचान नहीं रही जैक डॉर्सी को? तो सडनली महागठबंधन के बड़े नेता के तौर पे उभरा है। भारत जोड़ो यात्रा कर ले वे राहुल गांधी, तो जैक डॉर्सी के साथ एक बार भारत जोड़ो यात्रा कर ले वे राहुल गांधी, क्योंकि अगर आज की स्थिति जो है, आज की सरकार जो है, आज की संसद जो है, आज के जो नियम कानून है उसके तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर भारत में काम करेगी तो भारत के संविधान के अनुसार, भारत के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार उसको काम करना ही होगा। और अगर उनको दिक्कत है तो वो बोरिया बिस्तर समेत करके अपने देश में जाएं, अपने जमीन पर जाएं और वहां जो उनको करना हो वो करें। लेकिन जैक डॉर्सी हमारे देश के बारे में क्या करे? अरे एक बिजनेसमैन हमारे देश के बारे में क्या करे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? और जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, यही जैक डॉर्सी जिनको अपने देश में, अपने संसद में बुला करके उनकी मिट्टी पलीद की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि जैक डॉर्सी का जो पूरा का पूरा जो मामला है बहुत अजीज खान, जैक डॉर्सी के आप कितने अजीज हैं? और आपको भी लगता है कि ये जो भारतीय लोकतंत्र है ये बड़ा कमजोर हो चुका है? और जब वॉशिंगटन डीसी के प्रवक्ता कहते हैं कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जिसको जाके देखना है दिल्ली जाके देख ले, वॉशिंगटन से वो तो दिल्ली में देख पा रहे हैं, आप लोग लखनऊ से नहीं देख पा रहे? चश्मा वगैरह बदलवा लीजिए। नहीं अमीश भाई, देखिए अमीश भाई, ऐसा है कि मुझे लखनऊ से भी दिख रहा है, इंडिया से भी दिख रहा है और बाहर से भी दिख रहा है। और आप अजीज की बात करते हो साहब, मैं तो आपका भी बहुत अजीज हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप जानते हैं इस बात को। देखिए सर, यहां पे लोकतंत्र की बात है और लगातार जो सवाल उठाया जा रहा है, इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत बीजेपी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लोकतंत्र का सवाल कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये कोई नई बात तो है नहीं भाई। बीजेपी सरकार जब से 2014 से आई है वो लगातार यही हो रहा है। ये खाली ये जैक डॉर्सी नहीं कह रहे हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये तो हर शख्स कह रहा है, हर वो निष्पक्ष व्यक्ति कह रहा है जो इस मुल्क के ख्याल रख रहा है, जो इस मुल्क का हमदर्द है। पहली बात। दूसरी बात, किसानों के बारे में कहा 2014 अजीज भाई, मेरा काउंटर सवाल है, 2014 के बाद लोकतंत्र में दिक्कत आई या फिर 2014 से पहले भी दिक्कत थी? ये क्लैरिफिकेशन हो जाए तो फिर आगे बढ़े बात। सर, अब तक के इतिहास में जब से मुल्क आजाद हुआ 5 जज सुप्रीम कोर्ट के, मेरे ख्याल से वो कभी भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया होगा। और जज सुप्रीम पावर है, और अगर एक जज कहता है मुलायम सिंह यादव जेल कब गए थे कि लोकतंत्र खतरे में है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जेल कब गए थे? किस दौर में गए थे जेल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव? नहीं देंगे भाई अमीश भाई, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं तो वरिष्ठ तभी सवाल पूछता हूं, वरिष्ठों वाला सवाल है ये। बोलने दीजिए 10 सेकंड। मुलायम सिंह यादव कब जेल गए थे? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कब जेल गए थे? अरे सर, कब गए थे? कौन सा साल था? तारीख बताइए सर। मुझे बोलने देंगे? हाँ बताइए सर, बोलने देंगे मुझे? हाँ बोलिए।
देखिए अमीश भाई, एक बात आप समझिए, ये जो कुछ हो रहा है, एक बात आप समझ लीजिए, आज किसान कहीं ना कहीं किसान को पश्चाताप हो रहा है, किसान असहाय महसूस कर रहा है। उनके आंदोलन को खत्म करा दिया गया, तमाम दबाव बना करके। क्या एमएसपी दिया गया? क्या किसानों के साथ न्याय हुआ? आपका तो बहुत बड़ा चैनल है, आप तो किसानों के हमदर्द रहे हैं, आपने तो आवाज उठाई किसानों की। आप बताइए, किसानों का मुंह बंद कर दिया गया। मुलायम सिंह यादव कौन से सन में जेल गए वो याद नहीं है जनाब को, और जैक डॉर्सी को किसान मान लिए। पता नहीं कौन सी खेती कर रहे हैं जैक डॉर्सी, मूंगफली की है, गेहूं की है, चावल की, मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं जहर की खेती कर रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर है, बीजेपी कह रही है कि क्या राहुल गांधी की टूल किट का हिस्सा है जैक, और यही बड़ी स्टेटमेंट है। जैक राहुल गांधी की टूल किट है। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं और फिर मुलायम सिंह यादव के टॉपिक के ऊपर आऊंगा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के टॉपिक के ऊपर आऊंगा। लेकिन पहला रिएक्शन आपका, अभय दुबे, क्या राहुल गांधी जैक की टूल किट का हिस्सा है या जैक राहुल गांधी की टूल किट का हिस्सा है? बताइए, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। हमीश देवगन जी, गंभीर सवाल यह है कि जो जैक डॉर्सी ने खुलासा किया है कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार हर संभव कोशिश करती रही, तो ये बात तो देश के सामने साफ है। ये विदेश की भूमि से पे भारत का हमला नहीं है, ये भारत की सरकार ने कैसे किसानों पर किस किस तरीके से हमला किया है उस बात का खुलासा है। और देश ने खुली आंखों से ये देखा है कि भारत के किसानों को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया है, चौराहे चौराहे पर मारा गया। अक्टूबर 2018 विश्व शांति दिवस थी, हरिद्वार से पैदल यात्रा लेकर किसान चले थे, दिल्ली के दरवाजे पर मार मार कर उनको लहूलुहान कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने तरस नहीं खाया किसान आंदोलन के बावजूद। जब वो 3 अध्यादेश निरस्त नहीं कर रहे थे, सांसदों ने सदन में बोला तो सदन में से उठवा कर उनको बाहर फिकवा दिया। उन्होंने वोट डिवीजन मांगा। बीजेपी कह रही है ये टूल किट का हिस्सा है, इसका जवाब आएगा कि नहीं आएगा? 45 सेकंड हो चुके हैं आपको। हिडनबर्ग अब सवाल का जवाब दिया करिए ना। अभ्यस्त है जब हिडनबर्ग खुलासा करता है, क्या खुलासा किया कि 38 शेल कंपनियों से मैनिपुलेशन हुआ। तो ये आप अपने एजेंडे के ऊपर ही हैं, आप सवाल का जवाब ही नहीं देते। सर कभी तो दिया करिए के लिए कि हमारी समिति, सर कभी तो दिया करिए। ये सवाल कभी आप हिडनबर्ग की फिनाइल को जायज मान लेते हैं, कभी आप जैक डॉर्सी की फिनाइल को जायज मान लेते हैं। कमाल की बात है। ओके, मैं आऊंगा। मैं आपको एक सेकंड, लेकिन ये जवाब किसी के पास है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को जेल में कब डाला गया था? अजीज खान, है आपके पास जवाब? कब डाला गया था जेल में? जवाब क्या है आपके पास? जी 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 देखिए अमीश जी, माननीय नेताजी हमेशा संघर्षों के सिपाही रहे, हमेशा उन्होंने संघर्ष किया। अरे कोई डिनाई नहीं कर रहा सर, मैं पूछ रहा हूं कब डाला गया था? बहुत बार जेल गए, बहुत बार जेल कब गए थे जेल? बताइए ना। बहुत बार जेल गए। आप बताइए कब जेल में डाला गया था, साल बताइए, और किससे डाला था जेल में ये भी बताइए। देखिए एक बात ऐसा समझ लें, हमने आपसे कह दिया माननीय नेताजी ने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया, नैतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बिल्कुल जायज है, नेताजी ने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया। 14 साल के सुनिए, कब गए थे मुलायम सिंह यादव जेल? शहजाद पूनावाला हो और वो लोहिया आंदोलन, चाहे वो सिंचाई, सुनिए। हाँ, बिल्कुल हमेशा लोकतंत्र की रक्षा की है। मौका मिलना चाहिए, कभी भी नहीं घबराए, चाहे वो विपक्षी हो चाहे सत्ताधारी। की बारी है शहजाद। देखिए, जब मुलायम सिंह यादव जी जेल गए थे तब संपूर्ण क्रांति चल रही थी, अब संपूर्ण भ्रांति चल रही है। उसी पटना की भूमि पर संपूर्ण भ्रांति होने वाला है 23 जून को, जो संपूर्ण क्रांति की भूमि एक समय पर थी। उस समय पर आपातकालीन और भ्रष्टाचारी विचारधारा के खिलाफ थे, अब आपातकालीन और भ्रष्टाचारी विचारधारा को गोद में लेकर परंतु आज विषय वो नहीं। देखिए अमित जी, मैं काफी देर तक अपने समय का इंतजार करता रहा, अपने चांस का। अगर मेरे बीच में हर 5 सेकंड में इंटरप्शन होगा अमित जी और आप देखते रहेंगे तो मेरी आवश्यकता नहीं है। अमित जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मैं डबल टॉक नहीं होगी। मैंने इनकी बात सुनी, मैंने अभय जी की बात सुनी, कई चलिए छोड़ दीजिए। अगर ऐसी डिबेट होगी तो फिर मुझे अपनी बात रखने नहीं दिया गया। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लगातार जो किसान है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहा है अपने आप में। कहीं ना कहीं तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे चर्चा नहीं होगी। अपनी बात को कोई रोक नहीं रहा, रखिए। अब क्या कर सकते हैं? वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। ओके, अजीज खान, सभी को मौका दिया, नहीं आपको भी मेरा चांस आया, आपको भी मौका तो आप उनको रोक भी नहीं पा रहे हो।
आपको भी मौका दिया है, उनको जब रोकना होता है मैं रोक लेता हूं, आप भी अपनी बात रखिए, लोकतंत्र है देश के अंदर, आप वो भी अपनी बात रखेंगे। आप बड़ी आप अपनी आप बिल्कुल आपकी वो बात फेयर है, वो बात आपकी फेयर है। ओके, मैं अपनी बात रख सकता हूं 40 सेकंड? हाँ बिल्कुल 40 सेकंड अपनी बात को रखिए आप। देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहता हूं कि जैक के साथ जैक है और एक हाईजैक कर रहा है, और ये हाईजैक करने वाले अलग अलग तरीके से आते हैं। अजीज जी ने कहा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जॉर्ज सोरोस ने भी कहा कि भारत के लोकतंत्र पे बड़ा खतरा है, इसको बदलना पड़ेगा। और उस समय किसने उसकी बातों को एंडोर्स किया? प्रवीण चक्रवर्ती। कौन है प्रवीण चक्रवर्ती? राहुल गांधी का खासम खास। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिसको शरद पवार जी ने खारिज किया, उसको किसने एंडोर्स किया? राहुल गांधी ने एंडोर्स किया। और मैं अभय दुबे जी से दो ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। किसान आंदोलन के बारे में बड़ा कहा उन्होंने कि ऑर्डिनेंस फिर वापस लेना पड़ा। भाई साहब, हमने तो ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। एपीएमसी एक्ट जिसके ऊपर ऑर्डिनेंस बना था, और मंडी आज भी केरल में लागू नहीं है, यह रिपोर्ट है। और दूसरी बात, यह है जैक डॉर्सी का वो तस्वीर, स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। आज तो आप जैक डॉर्सी के ज्यादा प्रवक्ता लग रहे, कांग्रेस के कम। बताइए ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की दुबे जी क्या होती है, जरा वो समझा दीजिए, क्योंकि जैक डॉर्सी की हर बात को एंडोर्स तो आप ही कर रहे हो। ठीक है, सत्यप्रकाश जी भी काफी देर चिंता करें। सत्यप्रकाश जी बताइए, ग्लोबल भारत में जब प्रधानमंत्री 23 को वही सब कुछ होना मुझे आप 2 मिनट दे दीजिए। ग्लोबल जब दुनिया है और भारत के प्रधानमंत्री जब अलग अलग देश में जाके इवेंट कार्यक्रम करते हैं और उनको बॉस बताया जाता है, विदेशी प्रधानमंत्री बॉस बताता है, तो देश में भारतीय जनता पार्टी खूब ताली बजाती है। और एक अगर आलोचना आ जाए बाहर से इस ग्लोबल दुनिया में, तो पेट में दर्द होने लगता है। अब मैं पॉइंट पर आऊंगा पूरा। अगर भारत में ट्विटर चल रहा है तो वो कानून के दायरे में ही चल रहा है, लेकिन आप कानून का बेजा इस्तेमाल करके लोकतंत्र के सिद्धांतों को कुचलने का काम इसी देश के अंदर नहीं कर सकते। आपने तमाम मीडिया ग्रुप के साथ भी ये किया, तो ट्विटर के साथ भी किया, बीबीसी के साथ भी किया। आपको जब लोकतंत्र लगता है कि नहीं ये लोकतंत्र ये वाला ठीक है, हमारे हिसाब का लोकतंत्र ठीक है, लेकिन नहीं सुनना पड़ेगा सर, सवाल तो सुनना पड़ेगा आपको भी और इनको भी सवाल तो सुनना पड़ेगा। सवाल है, विंडो दिखाइए। सवाल सीधा है मेरा, क्या आपको लगता नहीं है जब आईएमएफ एक आंकड़ा देता है, मॉर्गन स्टैनली एक रिपोर्ट देता है, तब आप लोग नहीं मानते, उसको डिनाई कर देते हैं? आपने अभी खुद जिक्र किया बॉस, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब बॉस बोला तो आप उसको डिनाई कर देते हैं। अब आप बताइए, आप विदेश की फिनाइल को तो आप गले उतारने को तैयार है। ये विदेश का फिनाइल नहीं है। आपकी आलोचना अगर की गई है तो आपको उसको स्वीकार करने का ये दम होना चाहिए। बिल्कुल जायज आपकी बात। अगर आपकी आलोचना करिए तो फिर तारीफ को भी तो स्वीकार करिए ना। अगर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है तो फिर क्यों नहीं स्वीकार होता? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? जाकर नाम कमाता है, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारे देश की आलोचना करेगा तो उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या बात है उसमें, उस तथ्य में कोई दम है। कोई व्यक्ति अब कल को मियां खलीफा बोलेगी या ग्रेटा थनबर्ग बोलेगी, इतने लो लेवल पे डिबेट, लो लेवल पे नहीं, उनके ट्वीट को तो इशू बनाया। मैं लो लेवल की बात कर रहा। अरे कमाल की बात कर रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा कल को बोलेगी कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे जांच होनी चाहिए। क्या जांच होगी इस बात की? भारत में लोकतंत्र का सर्टिफिकेट क्या चाहिए? वो वाशिंगटन के वो आपको चाहिए? हमें भारत का लोकतंत्र पता है कि नहीं है? कुछ ले जा रहे हैं। अच्छा, है कि नहीं है लोकतंत्र में जो आवाज आलोचना का उठा रहे हैं, संसद नहीं चलने दी जा रही है लोकतंत्र में। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर नहीं, एक मिनट हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में अडानी ने खुद WFO वापस You made your point, sir. Subhrashtra, make your point. मैं बहुत पेशेंटली सबको सुन रही हूं। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर जैक डॉर्सी ऐसे लोकतंत्र का ऐसा कौन सा उन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का काम किया है जो उनके बात को हम ब्रह्मवाक्य माने? मैं जानना चाहती हूं जितने नेतागण यहां पर बैठे हुए हैं उनसे। कल तो यही कहते थे कि सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी ने खरीद करके रखी हुई है, हर तरीके की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आज उन्हीं को दिक्कत है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाम कसने की बात की जा रही है। ये विपक्ष मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से पूरी तरह से विपन्न हो चुका है, और यही कारण है कि आज ये कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। ट्विटर के सीईओ को लेकर के हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की चर्चा कर रहे हैं, कंपनी के सीईओ, एक्स सीईओ की चर्चा कर रहे हैं, जिसका पूरा मूल उद्देश्य केवल और केवल प्रॉफिट कमाना था। और ये कौन लोग कर रहे हैं आमिश जी? ये समाजवादी लोग हैं।
ये वो लोग हैं जो जांच होनी चाहिए इस विषय की। ओके सत्यप्रकाश 30 सेकंड। इस बारे में जांच होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसान आंदोलन को कुचलने की भारत में कोशिश हुई है और ट्विटर पे दबाव पड़ा था इस बात को कि ट्विटर अकाउंट का बंद किया जाए, इस बात की जांच होनी चाहिए। इस तरह से नहीं हो सकता कि जांच होनी चाहिए। 15 सेकंड शुभराष्ट्र। नहीं, ये तो सत्यप्रकाश जी क्या कहेंगे? इन्हीं के नेता माननीय नीतीश कुमार जी, ज्यादा समय नहीं भी बीता है, थोड़ा सा खंगाल लेंगे हम अगर अभी से 5-10 साल के इसकी हिस्ट्री। इन्हीं के नेता नीतीश कुमार जी ट्विटर को चिड़िया कह करके चढ़ाया करते थे कि हमको चिड़िया का टें बोलने से हमारा राजनीति थोड़ी चलेगा। और आज वही चिड़िया की टें को लेकर के उन्हीं के एक सीईओ को डिफेंड करने के लिए बैठे और कह रहे हैं कि लोकतंत्र उससे बड़ा। अरे ये क्या बता दिया आपने शुभराष्ट्र? ये क्या बता दिया आपने? वो चिड़िया थी क्या नीतीश जी के लिए? नहीं, वो टेटे बोलती थी। ये तो गलत मिसकोट कर रही हैं। क्या बोला था? क्यों बोला था? नॉर्मल सी बात है, सिर्फ ट्विटर से ही देश में राजनीति नहीं चलती है। टेटे बोला था कि पेपे बोला था? ये गलत बात है, वो मिसकोट कर रही है। उस तरह से नीतीश कुमार जी कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, किसी ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। नीतीश कुमार के लिए ट्विटर के बारे में कुछ तो बोला था। क्या बोला था बताइए? ये कहना हमेशा रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया ट्विटर से ही देश नहीं चलता है, देश चलता है लोकतांत्रिक मूल्यों से। लेकिन अगर कोई आंदोलन कुचला गया है, अगर ट्विटर पे आप लोग ने दबाव बना रहे थे, शुभराष्ट्र यू मेड योर पॉइंट। दबाव बना रहे थे, सत्यप्रकाश होनी चाहिए। सत्यप्रकाश यू मेड योर पॉइंट। शहजाद पूना वाला, आपको अपने नेता के वक्तव्यों के बारे में नहीं पता। भ्रष्टाचार जी आपको बिल्कुल नहीं पता है। नीतीश जी ने ऐसी कोई बात कभी नहीं की। ठीक है, चलिए अब बार-बार तो मनीष ये जरूर लेकिन देखिए बिना वाले ही लोग देश नहीं चलाते हैं। एक सेकंड सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके शहजाद, क्या आपको लगता है कि खरी सुन लेते? दिक्कत क्या थी आपको? आपने मनीष कश्यप को जेल में क्यों डाला? क्योंकि मनीष कश्यप के चमड़े का रंग पुलिस ने जेल में डाला है। कोई कानून का वायलेशन करेगा तो वो जेल ही जाएगा। विषय पे आए। भी तो समर्थन किया ना, आपने कोई भी वायलेशन इस देश में करेगा तो वो जेल ही जाएगा ना। चलिए जी ओके शुभराष्ट्र। यही कानून का वायलेशन अगर जैक डॉर्सी करेगा तो खदेड़ा जाएगा यहाँ से। नहीं, जैक डॉर्सी ने अपना ओपिनियन दिया है। कल देश की जनता किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी हुआ आपने बोला। मैं केवल एक बात को देखिए, अनुशासन का पालन करना मुझे लगता है कि कई शुभराष्ट्र शांत से आने वाला व्यक्ति। शुभराष्ट्र जी ओके, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। शुभराष्ट्र होल्ड ऑन। ओके अमित जी, अनुशासन का पालन करने वालों को सजा ना मिले डिबेट में। मैं दो बातें केवल रखना चाहता हूं। यदि कोई विदेशी व्यक्ति कोई बात रखता है उस पर जांच शुरू कर देनी चाहिए। तो आदरणीय सत्यप्रकाश जी जो नीतीश विचार को लेकर पूरे दुनिया में जा रहे हैं इंटरनेशनली, उनसे मैं पूछना चाहता हूं। जॉर्ज सोरोस ने भी कहा है भारत का लोकतंत्र खत्म है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, पाकिस्तान ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। एक से सत्य जी अपनी वक्त में बोले, अपने वक्त में बोलिए, अपने वक्त में बोलिए। सत्यप्रकाश जी को पूछिए, आर्मी ने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान ने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इसीलिए आज तक कांग्रेसी सबूत मांग रहे हैं। तो इसी प्रकार से किया जाएगा। भारत की सेना का भरोसा मत कीजिए। ग्लोबल टाइम्स ने बोला गलवान में हमने एक भी उनके चीनी सैनिक को नहीं मारा। आज भी कांग्रेस यही नैरेटिव फैला रही है, तो उस बातों को भी स्वीकार लिया जाएगा। यही करना चाहिए फिर हमको। अमित जी सत्यप्रकाश जी इसका जवाब दीजिए। 10 सेकंड। आप जैक डॉर्सी और अमृत पान जिसका नाम लिए दोनों को मत मिलाइए। जॉर्ज सोरोस को क्यों ना मिलाइए? उससे कांग्रेस फंडिंग ले रही है, उससे कांग्रेस फंडिंग ले रही है। वो दूसरी बात है। और दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक पे नीतीश कुमार उस समय जबकि विरोध में थे। फिर आप बोल रहे हैं, फिर आप क्यों बोलेंगे बीच में? नीतीश कुमार जी ने उस समय जबकि विपक्ष में हम लोग, नीतीश कुमार जी ने खुलकर कहा मैं सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करता हूं और सेना पे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और कांग्रेस ने भी सेना को बधाई दी थी। अच्छा, कांग्रेस बधाई दे रहे थे। कांग्रेस ने सेना को बधाई हो रही थी। बिल्कुल बधाई हो रही थी। अभी भी मांग रहे हैं। कांग्रेस ने सेना को बधाई दी थी। पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को बधाई नहीं देंगे। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से पूछ लीजिए। दिग्विजय सिंह अब क्या बोलते हैं, मैं उनको डिफेंड करने या नहीं? अरे वो कांग्रेस के नेता है, भारत जोड़ो के संजय निरुपम, दिग्विजय सिंह। जी दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी स्वयं खून की दलाली बोलते हैं। ठीक है अमित जी, ठीक है। अबे दुबे 15 सेकंड, शार्प 15 सेकंड। अमित जी, अमीश देवगन जी, धन्ना सेठों का अमृत पान करने वाली सरकार को यह फिनाइल ही लगेगा। क्या जैक डॉर्सी ने कहा
कि किसानों पर अत्याचार हुआ? क्या हिडनबर्ग ने कहा कि एक कंपनी ने अकूत संपदा बना ली स्टॉक मैनिपुलेशन से, वो भारत के गरीबों पर हमला था? 20,000 करोड़ रुपए किसके थे? इसका जवाब सरकार के पास। ठीक है, वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज की टक्कर जारी है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ये एडिशन। अब मैं आपको एक ट्रेंड के बारे में बताना चाह रहा हूं व्यूअर्स। ये ट्रेंड भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, घातक साबित हो सकता है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी की खबर आज पूरे दिन आपने देखी पढ़ी होगी। जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा डाले हैं, जिससे विपक्ष के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। विपक्षी नेताओं को जैसे बयान आए, उससे लगा कि जैसे जैक डॉर्सी नहीं, किसी देवदूत ने सरकार के खिलाफ आकाशवाणी कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि जैक डॉर्सी के बयान को सिर माथे रखने वाले आईएमएफ की रिपोर्ट पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? व्यूअर्स, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आईएमएफ ने 2023 में भारत के ग्रोथ रेट को 5.9% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। इतना ही नहीं, आईएमएफ के मुताबिक दुनिया में भारत की ग्रोथ सबसे ज्यादा रहेगी। लेकिन इस पर विपक्षी नेताओं की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है। कुछ दिन पहले गुजरात दंगों पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और विपक्ष ने इसका खूब प्रचार तक किया। बीबीसी के नाम पर कहा गया कि मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी कुचल रही है, लेकिन विपक्ष ने यह नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों वाले केस में बरी कर चुका है। बीबीसी की अभिव्यक्ति की आजादी की चिंता करने वाले सच्ची घटनाओं पर आधारित द केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच भूल जाते हैं। आपको याद होगा, नवंबर 2020 से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। उस वक्त एक टूल किट सामने आई थी, उसमें जैसी प्लानिंग लिखी थी वैसा ही होते हुए समूचे देश ने देखा। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में ट्रैक्टरों वाला तांडव हो गया। अमेरिकन एडल्ट स्टार मिया खलीफा और कथित पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के किसान आंदोलन से जुड़े ट्वीट सब कुछ उस टूल किट का ही हिस्सा थे, जिसका एक्सटेंशन जैक डॉर्सी को माना जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनवरी 2022 को पेगासस को लेकर खबर छापी। भारत में पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। राहुल गांधी ने तो दावा कर दिया कि आज तक सरकार पेगासस से उनकी जासूसी करा रही है, उनका फोन टेप हो रहा है। लेकिन अब से 2 हफ्ते पहले मॉर्गन स्टैनली ने एक और रिपोर्ट जारी करी, जिसमें कहा गया कि बीते 10 साल में भारत का कायाकल्प हो गया है। लेकिन ये बात विपक्ष आपको कभी नहीं बताएगा और इसको मानेगा भी नहीं। राहुल गांधी तो अमेरिका में भारत में डर का माहौल और खतरे में मुसलमान जैसे बड़े बड़े दावे कराते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने उस बयान पर चुप्पी साध लेते हैं। जॉन किर्बी के बयान पर चुप्पी साध लेते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है, जिसका अनुभव कोई भी दिल्ली जाकर कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि हंगर इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की तो खूब चर्चा होती है, जिसमें साजिशन भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नीचे रखा जाता है। व्यूअर्स, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। यह वीडियो आपको टूल किट पर यकीन करने वाला कभी नहीं दिखाएंगे। टूल किट पर यकीन करने वाले कभी नहीं दिखाएंगे, ना ही इसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। नमस्ते। नमस्कार। क्या नमस्कार, ये क्या है? हेलो हेलो। What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Stop, sir. Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. Whoa. Oh. Which country? Netherlands. Yeah, how are you, sir? Netherlands. We're Indians. I know. I can see. Namaste. Jai Shri Ram. It makes me happy to see smiling faces. Trust me, today I'm very happy with smiling faces. Have a good day. वीडियो देखकर आप पूरा मामला तो समझ ही गए होंगे। ये एक विदेशी यूट्यूबर है, बेंगलुरु में घूमते हुए इसके 2 वीडियोस वायरल हैं। एक में उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, दूसरे में रास्ता बताकर ना सिर्फ 3 लोग उसकी मदद कर रहे हैं, बल्कि इससे अच्छी तरह बात भी कर रहे हैं। आखिर ये विदेशी यूट्यूबर इन्हें जय श्री राम कहकर गुड बाय भी बोलता है। अब सोचिए, अगर इसके साथ बुरा बर्ताव होता, दूसरे वीडियो में दिख रहे लोगों ने किया होता, तो क्या माहौल बनाया जाता इस देश में। कहा जाता कि देश में मोदी के आने के बाद इनटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है।
देश का माहौल रहने लायक नहीं बचा है, लेकिन अभी सबने चुप्पी साध रखी है। सिलेक्टिव चुप्पी हो या फिर सिलेक्टिव एग्रेशन, इससे निजी या फिर सियासी फायदा हो सकता है, लेकिन यह देश के भविष्य के लिए बेहद बेहद खतरनाक है। इसलिए मेरी सभी देशवासियों से एक बड़ी अपील है कि प्रोपेगेंडा में ना फंसें और अपना दिमाग लगाएं। फिलहाल टीएनबीसी आवाज के ट्यूसडे एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। फिलहाल इतना ही।